हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जो जारी कर दिया गया, उसका एग्ज़ाम हाल ही में आपको जनवरी मंथ में होने वाली है, ऐसा प्रस्तावित है। अभी तक कंफर्म नोटिस नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जनवरी में हो जाएगा। बिहार दरोगा सेट नंबर 1 है। आज ये आप जो ये देख रहे हैं ना, एडिटोरिया की वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 रिलीज हो चुकी थी और आपको तो पता है कि जैसे ही अपडेटेड होना मेरी आदत है, तो बिहार दरोगा की तरफ से जो एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 आई, मैं सोचा ये भी क्यों ना मैं आप सभी को करवा दूं। एडिटोरिया की वॉल्यूम 2 मैं वो करवा चुका हूं। किरण की न्यू किरण अपडेटेड, जिसमें 35 सेट था, वो भी मैं करवा दिया हूं। क्राउन पब्लिकेशन के जो 20 प्रैक्टिस सेट निकाली गई थी, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट, उसमें भी 17 तक हो गया है, उसमें बस 3 सेट बचा हुआ है। और रुक्मणी की वॉल्यूम 2, उसमें भी मैं आपको 14 या 15 तक मैंने करवा दिया है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है रुक्मणी के वॉल्यूम 2 में, वो भी मैं आपको करवा ही दूंगा। कोई भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। आप अगर नोटिस करिएगा तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे दरोगा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। रीजन के तौर पे आप सिर्फ कभी कभी वीडियो भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रिकॉल हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं बिहार दरोगा सेट नंबर 1 एडिटोरिया की वॉल्यूम 3 है ये। और PDF में पहले ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच प्रोवाइड कर देता हूं, ताकि आप पहले इसको बना लें, उसके बाद आप मिलें, ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसे लगी। पहला क्वेश्चन, आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा कि इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा। ये कथन क्या है? तो असत्य है। ठीक है। इस युग में बिदारनी एक प्रमुख औजार था। इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले थे। इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। खंडक का प्रयोग बात करें तो आरंभिक पुरापाषाण काल के मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, बल्कि अधिकांशतः शिकार पर ही निर्भर थे। आरंभिक पुरापाषाण काल के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में है। सोहन घाटी जो है आपको पाकिस्तान प्रांत में है, लेकिन अनेक स्थल कश्मीर और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी मिले हैं। दूसरा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिला है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? किनके ग्रंथ में? आप सभी को पता है कि विशाख दत्त के ग्रंथ में मिलता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की विस्तृत वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक मुद्राराक्षस में मिलता है। याद रखिएगा, मुद्राराक्षस में। और इस ग्रंथ के चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई थी, इसके बारे में भी वहाँ पे उसके मतलब चर्चा मिलती है। अब मुद्राराक्षस क्या है? तो विशाख दत्त की एक प्रसिद्ध रचना मुद्राराक्षस है, यह आपको पता है। मुद्राराक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। किसका? तो संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। और एक महत्वपूर्ण नाटक है। हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय इसमें किसको दिया गया था? तो यानी क्या कहते हैं, मुद्राराक्षस संस्कृत का है, लेकिन इसको हिंदी में भी रूपांतरित किया गया। हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय जो है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विशाख दत्त की अगर बात करें, 2 अन्य इनकी कृतियाँ हैं। 2 अन्य रचनाओं जैसे कि देवी चंद्रगुप्त तथा राधा वंदम नाटकम है, किंतु उनकी प्रसिद्ध की मूल आधार कौन है? तो मुद्राराक्षस से इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिले थे। याद रखिएगा। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? 3 का ऑप्शन हो जाएगा, शुंग वंश के शासक हुए। शुंग वंश के उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग और उसके बाद कण्व हुए थे। शुंग वंश की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखिएगा 185 ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। ईसा पूर्व की। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यह भी याद रखिएगा। अब पुष्यमित्र शुंग की अगर बात करें कुछ, तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। उन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था। उन्होंने मेनेंडर तथा डेमेट्रियस नाम के 2 यूनानी राजाओं के हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला भी किया। उन्होंने कलिंग राजा खारवेल के हमले को भी विफल कर दिया तथा एवं विदर्भ पर विजय प्राप्त कर ली थी। विदर्भ पे उन्होंने ब्राह्मण धर्म का भी पालन किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग की बात किया जा रहा है, पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है। और उन्होंने शासनकाल के दौरान सांची और भरूच के स्तूप का भी जीर्णोद्धार किया। सांची
क्या कहते हैं, सांची और भरूच स्तूप का भी। पुष्यमित्र शुंग ने संस्कृत व्याकरणाचार्य का प्रसिद्ध, उनके समय में प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य संस्कृत के थे पतंजलि, उनको संरक्षण दिए थे पतंजलि। पुराने के अनुसार उनका शासनकाल 36 वर्षों तक चला था, किसका, पुष्यमित्र शुंग का। और उनकी मृत्यु की बात करें तो 151 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? इसका हो जाएगा बी, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राज्यों की शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर ही आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए यहाँ देश सही अर्थ में इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक अन्य तथ्य कि जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन था उसके उत्तराधिकारियों के काल में मंगोलों को सामना करते हुए एक कुशल सेनापति के रूप में ख्याति अर्जित की थी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन था उसके उत्तराधिकारियों के काल में मंगोलों का सामना करते हुए कुशल सेनापति के रूप में ख्याति अर्जित की थी। जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी का बात किया जा रहा है कि 1290 में है ना, नहीं 1290 में सुल्तान क्यूमर्स तथा केकुबात की हत्या कर स्वयं जलालुद्दीन फिरोज शाह के नाम से सुल्तान बन बैठा। फिरोज शाह के नाम पे जलालुद्दीन सुल्तान बन बैठा था। असंतुष्ट इलबारी अमीरों तथा अपनी प्रजा के तुष्टिकरण के लिए सुल्तान जलालुद्दीन ने सुल्तान बलबन की निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का पोषण करने वाली रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर दिया था। कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी। आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है मिलान का। 5 का क्वेश्चन है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 1, 2, 3, 4 यानी निकोलो डी कॉन्टी हो जाएगा देवराय प्रथम, अब्बू रजाक हो जाएगा देवराय द्वितीय, एम्बू एडुआर्डो बारबोसा हो जाएगा कृष्णदेव राय, और फारनाओ नूनिज हो जाएगा अच्युत देवराय। ठीक है, अच्युत देवराय। ये तो मिलान था, तो मिलान का चलिए देख लेते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर। एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? अगर इसका हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही नहीं है कि 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिले में आंदोलन शुरू हुआ था। ये सही नहीं है। लेकिन किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई। मादारी पासा एका आंदोलन के नेताओं में से एक थी। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया था। 1919 के अंत में अगर बात करें तो संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिले में आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। एका या एकता आंदोलन 1921 के अंत में, एका या एकता आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, 1919 में इसी एका या एकता आंदोलन कहते हैं। ये कब हुआ था? तो 1921 में, याद रखिएगा। 1921 के अंत में हुआ था। संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिला जैसे कि हरदोई हो गया, आपको बहराइच हो गया, सीतापुर में किसान असंतोष फिर भी उभर कर आया। इस आंदोलन से जुड़े मुद्दे थे। और इसके मुद्दे क्या क्या थे? तो उच्च किराया दर्ज मतलब जो भी दर है उनको 50% अधिक होना, राजस्व वसूली के प्रभाव, ठेकेदार का उत्पीड़न, किराया साझी करने की प्रथा, ये सब था उनका। एका या एकता आंदोलन की बैठक में एक प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान शामिल था जिसमें इकट्ठे हुए किसान ने कसम खाई थी कि वे निम्नलिखित कार्य करेंगे। ये सब कार्य करेंगे। अब देखते हैं कि केवल दर्ज किराए का भुगतान करेंगे लेकिन समय पर भुगतान करेंगे। कहा कि हम जो है ना उतना ही मतलब लगान देंगे जो कि आप पहले से दर्ज किए रहेंगे, और समय पर भुगतान हम करेंगे। जबरन मजदूरी करने से इनकार करेंगे। जबरन मजदूरी से मतलब आप हम पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। पंचायत के फैसले का हम पालन करेंगे, जो गांव समुदाय के मतलब पंचायतों के द्वारा फैसला लिया जाएगा उसका हम पालन करेंगे। एका आंदोलन का जमीन नेतृत्व मदारी पासी और अन्य जाति के नेताओं और कई छोटे जमींदार ने किया था। मार्च 1922 तक अधिकारियों के गंभीर दमन ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 1, 3 यानी कि बंग भाषा प्रकाशिक सभा। बंग भाषा प्रकाशिक सभा जो कि 1836 में हुआ था। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में हुआ था। ईस्ट इंडिया, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1886 में हुआ था।
और मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा जो कि सबसे लास्ट 1884 में हुआ था। कुछ और भी है आपको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पूना सार्वजनिक सभा की याद रखिए, पूना सार्वजनिक सभा जो कि आपको हुआ था 1870 में। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में। उसके बाद आपको हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। 7 का भी हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी कि यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मेरठ षड्यंत्र मामला जो कि कब आया था, आपको 1929 में आया था, याद रखिएगा। और शुरू हुआ था, ये एक विवादास्पद था। यह मामला 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। उसके बाद इसमें क्या आ गया कि मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया और 3.5 साल के मुकदमे के परिणाम स्वरूप मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, फिलिप स्प्रेट, बैन बेरेंडली, शौकत उस्मानी और अन्य को दोषी ठहराया गया था इस विद्रोह के दौरान। 9 नंबर मिलान करना है। 9 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुलप हो जाएगा परिवार का प्रधान, ग्रामीणी हो जाएगा गांव का प्रधान, वाजपति हो जाएगा चारागाह का प्रधान, विस्पति हो जाएगा आपका गांव के समूह का प्रधान। एक बार और एक देख लेते हैं। कुलूप हो जाएगा आपका परिवार का प्रधान, ग्रामीणी हो जाएगा गांव का प्रधान, वाजपति हो जाएगा चारागाह का प्रधान और विस्पति हो जाएगा गांव के समूह का प्रधान। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भीम द्वितीय था। कौन था? तो भीम द्वितीय था मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय। मुइजुद्दीन उर्फ शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी के नाम से 1173 ईस्वी में, कब 1173 ईस्वी में गौड़ साम्राज्य गद्दी पे बैठा था। ठीक, गौड़ साम्राज्य के भारत से पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। भारत से पहला आक्रमण कब हुआ? 1175 में, याद रखिएगा। और सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य वंश, अगर सोलंकी वंश के कुछ अगर बात करें तो गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक जो था कौन था? तो मूलराज प्रथम था, जिनकी राजधानी अहिलवाड़ा थे। सोलंकी वंश के प्रमुख शासकों का क्रम क्या था? तो मूलराज प्रथम थे, उसके बाद भीम प्रथम थे, उसके बाद आपके थे जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीम द्वितीय, कर्ण द्वितीय इत्यादि। ठीक है, उस भीम द्वितीय आता है उसमें। 11 अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपका जो है ना डी, क्या कहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका हो क्या जाएगा? तो दीवान ए अगर रियासत की बात करें तो ये बाजार नियंत्रक, ये सही है। सहना ए मंडी की बात करें तो बाजार अध्यक्ष, ये भी सही है। बड़ी दे मंडी की बात करें तो बाजार निरीक्षक, ये भी सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब किया? तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को किए थे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को किया था। अलाउद्दीन अपने शासन को मजबूत एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक नीतियों को अपने शासन क्षेत्र में लागू किया था। उसके बाद आपका 12 नंबर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी मिलान है। आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे। जस्टिस एम जी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किए थे। 12 का हो जाएगा डी, 12 का हो जाएगा आपका डी। 13 भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? इसका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राजादा। प्रेम बिहारी नारायण राजादा सक्सेना, यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मूल संविधान को हस्तलिखित किए थे। और इटैलिक शैली में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, प्रस्तावना को हिंदी तथा अंग्रेजी में हस्तलिखित करने
हेतु श्री राजादा 6 महीने के लिए संविधान हॉल में अपना डेस्क पढ़ रहे हैं। राज्यों के उपलब्ध यानी संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीके को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय हैं। ये राज्य के उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में? विधान परिषद किस में है? आपको याद होना चाहिए कि तेलंगाना में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल में नहीं है। अब बात करें तो वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, तो विधान परिषद अस्तित्व में है और शेष 22 राज्यों में एक ही सदन यानी विधानसभा है। विधान परिषद वाले राज्य की बात करें तो आपका पहले हो जाएगा बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा EDH और तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना मात्र 6 में। ठीक है, यह आपका था 15-16 में क्वेश्चन। देखते हैं 1946 में बने अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? किसके पास था? 15 का डी होगा, 16 बता रहे हैं। 1946 में बने अंतरिम सरकार रक्षा विभाग किसके पास था? तो रक्षा विभाग जो है ना आपका ऑप्शन सी बलदेव सिंह के पास था। खाद्य एवं कृषि अगर बात करें तो ये राजेंद्र प्रसाद के पास थे। डॉक्टर जॉन मथाई के पास आपको क्या था? तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। और जगजीवन राम के पास क्या था? तो जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। और इब्राहिम इस्लाम चुंदरी गाड़ी के पास क्या था? तो व्यापार मंत्रालय था। 17 पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। 17 क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा यानी बलवंत राय मेहता। और अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के विकेंद्रीकरण हेतु सिफारिश की गई। इस समिति ने 1957 में, कब? तो 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो किस प्रकार है? पहला आपको पंचायत समिति, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा जिला परिषद की। उसके बाद आते हैं आपका 18 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा अधिकार प्रदान करता है। 18 का ऑप्शन हो जाएगा 86वां संशोधन 2002 में आया था। ये क्या है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में आया था। भारतीय संविधान में संशोधन करके 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार में नया अनुच्छेद 21A को जोड़कर किया गया। ठीक है, और एक मौलिक कर्तव्य किस में? तो आपका अनुच्छेद 51 के ए में, याद रखिएगा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपको, भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1964 से लेके 1966 तक रहा था। 10 जनवरी 1966 को हुए ताशकंद समझौते घोषणे पर पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? तो मोहम्मद अयूब खान के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था। इनकी समाधि स्थल क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। 20 नंबर, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? इसका हो जाएगा बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 में आया था। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 21 निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? कौन करता है? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। नर्मदा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन कावेरी, गोदावरी ये दोनों होती है। नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए कैम्बे खंभात खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदियाँ की अगर बात करें तो आपकी आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर पूरे लंबी है। 23 काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का मतलब यहाँ पे है ना भी प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता है? बांगर,
इसका हो जाएगा बंगाल। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा का अवशेष हुआ है। यह मिट्टी कपास के फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसको। इसका स्थानीय नाम रेगुर है और इसका मुख्य विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आदि राज्यों में है। तो इसका हो जाएगा बी बंगाल। 24 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नेरी NEERI की स्थापना कब हुई थी? नेरी की की स्थापना की बात करें तो 1958, 1972, 1992, 1997। तो आपका याद होना चाहिए 1998 में नेरी का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नेरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्न है। तो पहला है कि वाटर सप्लाई करना, सीवेरेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। 25 तक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा एक्स का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा एक्स का सबसे बड़ा भंडार है तो आपका हो जाएगा राजस्थान में तांबा एक्स का सबसे बड़ा भंडार है। मध्य प्रदेश एवं झारखंड क्रमशः दूसरे स्थान पे है। 26 पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्चावच की दृष्टि से मध्य गंगा के मैदान है ना, इस मध्य मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुमायूं हिमालय के संबंध में कौन सा कथन जो है ना असत्य है? ऑप्शन ई गलत है। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी दिखता है, ये गलत है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है। यह केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटी है यहाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलती हो जाएगा। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार की बात करें तो सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है, जो कि उत्तराखंड में है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर। 27-28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लेगून झील है? लेगून झील है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चिल्का झील। चिल्का ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लेगून झील है, जो कि ओडिशा में है। और पेरियार झील कहाँ पे? तो केरल में है। ठीक है। और क्या कहते हैं, पेरियार झील केरल और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। खारे पानी की झील क्या था? लेगून झील है। 29 चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसका भी हो जाएगा एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है। एक्स किरण CT स्कैन के विपरीत MRI विकिरण यानी रेडिएशन का उपयोग नहीं करता है। यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है और रेडियो तरंगे का उपयोग करता है। जेनॉन आइसोटोप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग MRI में किया जाता है। 30 नंबर, अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा हीलियम के परमाणु के नाभिक के। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के परमाणु के नाभिक के ही बराबर होता है। ठीक है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही है। ब्रोडो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, उपयोग सभी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का बी गलत है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। 32 मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? 32 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज किसने की थी? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ब्रोगली ने किया था। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति खोज डी ब्रोगली ने किया था। आधुनिक परमाणु के सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। परमाणु शब्द का जनक यूनानी एक दार्शनिक था, आपको डेमोक्रिटस को माना जाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। ठीक है। द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन का न्यूट्रॉनों की खोज पॉली ने किया था 1930 में। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। इनमें विद्युत चुंबकीय प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कुंडली को गर्म लोहा क्रोड पर लपेटा जाता है, इनकी शक्तियाँ अधिक होती है, गर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर आर्मेचर कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? आर्मेचर। इससे मोटर की शक्तियाँ में वृद्धि हो जाती है। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न आयनन ऊर्जा। ऐसा कारण है निम्न ऊर्जा का। क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है क्योंकि इनमें निम्न आयनन ऊर्जा होती है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होती है और ये आसानी से ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया यानी Fr। 36 निम्नलिखित सूचियों में सम्मिलित करना है। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा 3 4 1 2 यानी कि 3 4 1 2 यानी कि सबसे हल्का आधात्विक तत्व हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और द्रव आधात्विक तत्व हो जाएगा आपका ब्रोमीन। और धातु जिसमें चमक होती है ये आपका हो जाएगा आयोडीन। और धातु जो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक है ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का आधात्विक तत्व होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन और बाह्य कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसकी सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश में ऊष्मा को अवशोषित कर उत्तेजित हो जाता है और चमकने लगता है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है, ग्रेफाइट की बात किया जा रहा है। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक कंडक्टर होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। 36 का डी हो जाएगा। 37 समस्थानिक यानी कि समस्थानिक संबंध है यानी कार्बन 14 पद्धति जो है संबंधित है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाश्म के आयु निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक यानी आइसोटोप जीवाश्म के आयु निर्धारण के संबंध में कार्बन युक्त सजीव पदार्थ में कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप्स की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा में रहती है जो कॉस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडल नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से निर्मित होता है। ठीक है। जिस आधार पर एकोकोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोसोम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। किस आधार पर? एकोकोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य मानते हैं लेकिन राइबोसोम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। किस आधार पे? ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रक की संरचना के आधार पर। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को प्रोटिस्टा का जगत का सदस्य माना जाता है जबकि राइबोसोम को मोनेरा जगत का सदस्य मानते हैं। अमीबा एवं राइबोसोम दोनों क्या है? तो एकोकोशिकीय जीव है। अमीबा एक यूकेरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन माइटोकॉन्ड्रिया? उसके बाद राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम आपको एटीएस राइबोसोम होती है। अंतःपरद्रव्य जालिका जैसे विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। अब राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है? तो अनुपस्थित होता है यानी उसमें नहीं होता है एवं केंद्रक की जगह डीएनए भी पाया जाता है। इसमें विकसित कोशिकांग का भी अभाव होता है। इसी कारण से ये दोनों अलग अलग जगत के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा केवल 3 यानी कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है। 3 माह तक होता है लेकिन ऐसा तो होता नहीं। आरबीसी का कम से कम 4 माह 120 दिन का होता है। रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एवं कोशिका 45% सही है। रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीमो यानी लोह युक्त प्रोटीन का होना है। ठीक है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास के संदर्भ में ऑप्शन सी हो जाएगा सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। सेलामेंडर, अजगर और कंगारू ये सही है। 41 मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा हो जाएगा? तो मेलानिन, मायोग्लोबिन और यूमेलानिन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी मौजूद एक तरह का एक तरल युक्त यानी एक प्रोटीन है जो शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। CO2 को शरीर के बाकी अंगों में फेफड़े तक पहुंचाता है। स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुषों में 14 से लेकर 18 ग्राम प्रति DL तथा महिलाओं में 12 से लेकर 16 ग्राम प्रति DL होना आवश्यक है।
किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब ऑप्शन बी हो जाएगा बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। जब किसी निरैकाय जैसे कि हो गया आपको सरल लोलक या कमानी से लटका हुआ एक गुटका को उसकी साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त किया जाता है तो वो अपनी स्वाभाविक या नेचुरल आवृत्ति से दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलन विमुक्त दोलन कहलाती है। 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाह्य कारण दोलन को निरंतर बनाए रखता है। 43, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हो जाएगा कि घटती है। क्या होती है? घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी के मोसले के नियम पर आधारित है और इसके अनुसार तत्वों के परमाणु के आवर्त फलन होते हैं। अगर बात करें तो जब तत्वों के गुण में परमाणु का आकार वर्ग से ऊपर वर्ग में है ना ऊपर से नीचे की आने पे क्या होता है? तो बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता जो है ना वर्ग में ऊपर से नीचे की आने पर फिर भी बढ़ता है। आयनन ऊर्जा वर्ग में क्या होता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे की जब आता है तो घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने की पर ये भी क्या होता है? तो घटता है। 44, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। 44 का ऑप्शन ये हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा। पौधे मुख्यतः 3 सरल अस्थायी उत्तक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा होते हैं। ये अस्थायी उत्तक पौधे के विकास में क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं। जैलम और फोलम क्या होता है? तो एक जटिल उत्तक का उदाहरण है, जटिल उत्तक है। 44 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ये आपका हो जाएगा केवल 4 होना चाहिए क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड है ना विटामिन बी सॉरी नहीं ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? इसका हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 4। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, लेकिन थायमिन, फॉलिक एसिड और राइबोफ्लेविन ये सब है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या है? एक रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स पानी में घुलनशील होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 46 मिलान करना है। 46 का मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी कि राइबोसोम की खोज किए थे आपका पैलेट ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। और केंद्रिका खोज किया गया था आपको फेलिक फोंटाना के द्वारा। कोशिकीय सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था? स्लाडन एवं स्वान के द्वारा। 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 निम्नलिखित युग में विचार कीजिए। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उपयोग केवल एक युग में इसमें सही है। खसरा रोग जो है ना, खसरा रोग पेरिक्सिमो वायरस यानी मोबिलो वायरस से होता है। पित्त ज्वर ऑर्थोमॉक्स वायरस होता है। हर्पीज रोग अरबो वायरस होता है। इसका ऑप्शन 47 का ऑप्शन ए है, केवल एक युग में। अगर बात करें इसमें सही कौन है तो सिर्फ ये खसरा रोग है ना पेरिक्सिमिक्सो वायरस यानी मोबिली वायरस होता है। पित्त ज्वर जो होता है आपका पित्त ज्वर होता है आपका अरबो वायरस से। किस पे? तो अरबो वायरस से। और हर्पीज रोग जो है ना हर्पीज रोग आपको हर्पीज रोग त्वचा संबंधी एक रोग है। क्या है? एक त्वचा संबंधित रोग है। ठीक है। 47 का ये। 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। इसका हो जाएगा बी, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल द्वारा होती है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल द्वारा होती है। 48 का हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अवस्थाओं में रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्रिया में NADPH2 एवं ATP अणुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। पौधे की चौड़ाई में वृद्धि मुख्य रूप से पार्श्व विभोजोतक यानी लैटरल मेरिस्टेमिस द्वारा होता है। 48 का हो जाएगा आपका बी। 49 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है 2025 में? तो 2025 में जो आपको प्रदान किया गया ऑप्शन सी हो जाएगा 139 को। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिनमें से पद्म विभूषण आपको 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113 शामिल है। इनमें 23 महिलाएं 10 विदेशी तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति को शामिल किया गया है। 50 पे आते हैं। 50
बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा 50,000 और एक कांस्य पट्टिका। 51 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है? हार्ट लैम्प किस भाषा की कृति है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपको कन्नड़ भाषा की कृति है, कन्नड़ भाषा के लिए। बानू मुश्ताक जो कि भारत के द्वारा रचित कन्नड़ कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। यह कन्नड़ भाषा का एक पहली कृति है। 52 प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम विज्ञान रत्न क्या कहते हैं? प्रथम विज्ञान रत्न होना चाहिए ना, रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इसका हो जाएगा बी जी पद्मनाथन को, जी पद्मनाथन को। ऑप्शन बी हो जाएगा जी पद्मनाथन को। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 35 गेंदों में। ये कहाँ के हैं? तो समस्तीपुर के ताजपुर जगह के रहने वाले, ताजपुर गांव के। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन्हें फ्यूचर वोटर आइकन बनाया गया है। फ्यूचर वोटर आइकन ये बनेंगे बाद में। किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा हंगरी। वर्ष 2025 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से लास्लो कार्जनोहोरकाई को सम्मानित किया गया। इनका संबंध हंगरी देश से है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक इंडियन थे प्रथम। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों की पहचान की गई? कितने इंजनों की पहचान की गई? ऑप्शन ये हो जाएगा 4 इंजनों की पहचान की गई, 4 इंजनों की। कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME। 56 हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है? ऋणदाता देश कौन है सबसे बड़ा? ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी। 34 साल बाद जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी है ना विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। जापान 1990 में जर्मनी को पछाड़कर यह दर्जा हासिल किया है। 57 किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया? वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर को, इंदौर को दिया गया वेटलैंड सिटी का दर्जा, तथा उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर तथा उदयपुर को प्राप्त हुआ है। ये दोनों शहर भारत के पहले वेटलैंड सिटी भी बने हैं, इंदौर तथा वेटलैंड, इंदौर तथा उदयपुर। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? एशियन विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। इसका हो जाएगा आपका सी इजराइल बना है, इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित हुआ था। इसमें 69 सदस्य देश शामिल हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष मसांतो कांडा है, मसांतो कांडा। केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखान बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? 59 का जो आपका आंसर होना चाहिए, आपका होना चाहिए कि केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखान बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाना है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिहार, बिहार में किया जाना है। ठीक है। 60 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 97वां ऑस्कर अवार्ड में इसका हो जाएगा ऑप्शन भी आपको अनोरा को मिला है, अनोरा का मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रांडी थे और उसके बाद अनोरा को मिला था अभिनेता एड्रियन ब्रांडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जिसमें काम किए थे माइक मेडिसन है। ठीक है। जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? अन्य कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रख्यात लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा बिहार कोकिला नाम से प्रख्यात थी। इन्हें 1991 में पद्मश्री, 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2018 में पद्म भूषण, 2025 से मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं अन्य राज्य स्तरीय सम्मान जैसे कि 2015 में बिहार रत्न एवं बिहार गौरव एवं मिथिला विभूति से सम्मानित भी इन्हें किया जा चुका है। 61 का हो जाएगा आपका डी। 62 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? बिहार विधानसभा 2025 में देखिए अपडेटेड बुक है, इसीलिए देखिए इसमें ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ये हो गया आपको बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए को कुल 202 सीटें प्राप्त हुई हैं, 202 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 202 सीटें प्राप्त हुई हैं। 243 सीटें वाले बिहार विधानसभा में एनडीए को
202 सीट पर जीत दर्ज की है उन्होंने, जो बहुमत से 80 सीटें भी अधिक प्राप्त है, बहुमत से 80 सीटें अधिक प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अब किसको कितना कितना सीटें दिया गया। तो पहला तो आपको बीजेपी याद रखिए, बीजेपी का आपको मिला है आपको 89 सीट, जेडीयू को मिला है आपको 85 सीट, एलजेपी आर मतलब रामविलास, इनको मिला है 19, आरजेडी को मिला है 25। एक उसके बाद एक पार्टी है आपको HAM हम जीतन राम मांझी का पार्टी है, हम एस, इसको मिला है आपको 5 सीट। एक है पार्टी आपको RLM को मिला है 4 सीट। उसके बाद है आपको CPI ML, ये इसको मिला है 2 सीट। उसके बाद AIMIM, इसको मिला है आपको 5 सीटें। इसके बाद है आपको कांग्रेस को बस मिला है, कांग्रेस को लिख देते हैं CR, इसको मिला है बस 6 सीटें। BSP भी 1 सीट ले लिए, देखिए बहुजन समाज पार्टी। IIP को मिला आपको 1 सीट है। CPIM एक है आपको CPIM, इसको मिला है बस 1 सीट है। 63 निम्न से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? ये आपको पद्मश्री नहीं दिया गया, लेकिन पद्म भूषण पद्म विभूषण ये दोनों दिया गया है। ठीक है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन श्री रतन टाटा जी को वर्ष 2000 ईस्वी में पद्म भूषण ये मिला आपको 2000 ईस्वी में पद्म भूषण, और 2008 में पद्म विभूषण। 2008 में इसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हें उद्योग रत्न एवं सामाजिक न्याय के लिए KISS मानवतावादी पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। 64 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 67% हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है? 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह के चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में भी जाना जाता है। USA, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए इस मंच का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आर्थिक पहल और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने सहित विभिन्न प्रकार के सहयोग के माध्यम से एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद प्रशांत खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना। 66 फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर जो कि इटली के थे, ये नहीं है, लेकिन जेनिक सिनर जो कि इटली के थे ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता कोको गॉफ अमेरिका के हैं, वो भी आपको सही है। अगर बात करें तो फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराकर, अपना नाम क्या था? कोको गॉफ ने बेलारूस की आर्याना सेवालंका को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर जो कि इटली के थे। पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा 66। 67 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम क्या होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम क्या होगा? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण 0, रजत 1, कांस्य 5, कुल 6, रैंक 71 रहा था। स्वर्ण 0 हुआ था, स्वर्ण मतलब स्वर्ण पदक 0, रजत 1, कांस्य 5 और कुल 6, मतलब टोटल 6, और रैंक के मामले में 71वें स्थान पे आया था। ठीक है। 68 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को दिया गया है। एजुकेटेड गर्ल संस्थान जो कि भारत की थी, साइना अली जो कि मालदीव के थे, फ्लावियानो एल विलानुसवा जो कि फिलीपींस के थे, 68 का हो जाएगा डी, 68 का हो जाएगा, अभी तो 68 पे थे, 68 का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 69 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है? निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता मतलब सहायता सब्सिडी प्राप्त नहीं है। इसका हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, BATF, ATF
किसी भी वस्तु या सेवा के उसके उत्पादन मूल्य आर्थिक लागत मूल्य से कम मूल्य पर आपूर्ति किया जाए तो दोनों के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे आर्थिक सहायता सब्सिडी कहा जाता है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें वृद्धि होती है? ब्याज की दरें वृद्धि होती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पूंजी पर वापसी में वृद्धि। पूंजी पर वापसी में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है। ये ब्याज दर में वृद्धि होती है तो पूंजी पर वापसी में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है क्योंकि इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ऋण महंगा हो जाता है इसीलिए उसमें गिरावट भी आती है। ब्याज बढ़ने से उत्पादन के लागत में भी वृद्धि हो जाती है। पूंजी पर वापसी में वृद्धि नहीं होती है। साधारण पूंजी पर उधार लेते समय उसके लिए ली जाती है जिस पर ब्याज दर अचल रहता है। देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है? एफडीआई से जो देश का ऋण स्तर कैसे प्रभावित होता है? इसका भी होता है कि गिरावट आती है, जब गिरावट आती है तब प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आशय विदेशी कंपनियों द्वारा भौतिक पूंजी, संपत्ति, प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन, इन्वेंट्री आदि में निवेश करने से है। अतः इस देश का ऋण स्तर में गिरावट आता है। इसीलिए बात का निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की संभावना है? सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की संभावना है 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजीगत कार्यों की स्थापना। पूंजीगत कार्यों की स्थापना से सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसका अर्थ है कि पूंजी, सामान्य ज्ञान और श्रम का विस्तार, बिना किसी सीमा के पंजीकृत कार्यों की स्थापना स्थानीय संसाधन पर निर्भर होता है। इसीलिए इसे संबंध में कर्म, इसीलिए इसमें सबसे कम सार्वभौमिकरण की संभावना होती है। इसके बाद आपका 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं। 73 का फिर से क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है? इसका हो जाएगा सी, आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण, ये नहीं है, लेकिन मात्रा प्रतिबंध निर्धारण, विनिर्माण में श्रम के मानकों की स्थापना करना, वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित प्रतिबंध। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 75 का ऑप्शन ये हो जाएगा, लौह पुरुष जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को प्यारे नेताजी के नाम से हम जानते हैं और सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। 76 खेल और उससे जुड़ी हुई शब्दावली का सही मिलान करना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, यानी 1 का 4 स्मैश फ्लोट हो जाएगा आपका बैडमिंटन, और बिशप चेकमेट हो जाएगा शतरंज, 3 का 3 हो जाएगा बुली रेड कॉट हो जाएगा आपका हॉकी, और थ्रोइंग ब्लाइंड साइड ये फुटबॉल हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा। 77 संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करें। सही मिलान करना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1 का 1 यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका वर्ण संगठन। 2 का 4 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। 3 का 2 विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका जेनेवा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका हो जाएगा रोम। 77 का बी हो जाएगा। आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, इसका जो ना मिलान सही है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल इसके माने जाते हैं। आइंस्टाइन ने अल्फ्रेड नोबेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, विद्युत बल्ब का आपको थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, 79 अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंध देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिगफ्राइड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड, ये हिंडनबर्ग होना चाहिए था यहाँ पे। 39 डिग्री समांतर रेखा USA एवं कनाडा। 38 डिग्री समांतर रेखा हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। उसका 80 क्या कहते हैं, विभिन्न देशों के संसद और देश के कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे सही है। जापान का डाइट, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, USA का कांग्रेस। प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका डी, यानी पंपास, उत्तरी अमेरिका। नहीं, अर्जेंटीना होना चाहिए था।
ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन कपास ब्राज़ील, वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डांस ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आते हैं आपका 82 पे, सही मिलान करना है। 82 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस हो जाएगा 22 मई, और विश्व तंबाकू रोधी दिवस हो जाएगा इसका 31 मई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो जाएगा 3 का 4 हो जाएगा 28 फरवरी। विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा 11 जुलाई को। प्रमुख व्यक्ति और उसके संबंधित स्थान का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शांति निकेतन गौतम बुद्ध। शांति निकेतन गौतम बुद्ध ये सही सुमेलित नहीं है। शांति निकेतन जो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। उसके बाद आनंद भवन आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सेवाग्राम हो जाएगा महात्मा गांधी। पवनार आश्रम हो जाएगा विनोबा भावे से संबंधित है, विनोबा भावे। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा रंगभूमि। कायाकल्प निर्मला ये रविन्द्रनाथ टैगोर ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। लेकिन कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम, चिदम्बरा, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत भारत भारती यशोधरा, मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है। अमजद अली खां का संबंध सरोद वाद्ययंत्र से है। 84 का देखते हैं कि रंगभूमि गोदान, कार्यकल्प, निर्मला इत्यादि का लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र है। 84 का ऑप्शन डी होगा। 85 वाद्य यंत्र एवं उसके वादक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अमजद अली खां तबला, ये सही सुमेलित नहीं है। अमजद अली खां का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध से। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। किससे? बांसुरी से। 86 निम्नलिखित भिन्नों का उनके मान के अनुसार घटते क्रम व्यवस्थित करें। 86 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 7/8, सॉरी डी हो जाएगा। मतलब पहले डी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ई होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करने 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 सोल्यूशन थोड़ा देर के बाद देखते हैं जस्ट, इसका हो जाएगा डी। 88 का डी हो जाएगा 7 दिन। 89 भी मैथ का क्वेश्चन है। 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा 13-15। 90 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा सी 80 लीटर। 91 मैथ का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका डी 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। PDF में सॉल्यूशन में डाल देता हूं और अभी वीडियो के माध्यम से मैं कर दिखाऊंगा आप सभी को। 92 इसका हो जाएगा ऑप्शन 2145। 93 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 16 सेकेंड। 95 का हो जाएगा आपका 94 का क्या कहा था, सॉरी 94 93 पे आते हैं। 93 का ऑप्शन सी -2√3 होगा। 92 का ऑप्शन ए बोल दिया था 2145। 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी -2√3। 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 6 सेकेंड। 95 का ऑप्शन बी होगा 8.5%। 96 वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए, वस्तु का, इसका हो जाएगा आपका वस्तुएं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी उन्मुख का क्या कहते हैं? सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? उन्मुख का सम्मुख। उन्मुख तथा सम्मुख परस्पर समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द है। उन्मुख तथा सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होगा, इसका विमुख होगा। उन्नति का अवनति, इति का आश्रय, आविर्भाव यह हो जाएगा तिरोभाव। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं। 98 क्वेश्चन डी हो जाएगा कंठ्य। सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी इसमें सही कौन से लिखा गया? 99 का हो जाएगा डी हो जाएगा इंक्रीजमेंट, INCREMENT, ठीक है। एथलीट ये गलत है। एथलीट का हो जाएगा ATHLETE। डिफेंसी क्या कहते हैं? डिफेंटली का हो जाएगा DEFINITELY। उसके बाद एलिजिबिलिटी का आपका जो सही हो जाएगा ELIGIBILITY। 100 प्रोस्टिट्यूट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। प्रोस्टिट्यूट का ऑप्शन बी हो जाएगा अभियोग चलाना। प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है अभियोग चलाना। और संलग्न का हो जाएगा इनसिक्योर, ठीक है, इसका हो जाएगा इनसिक्योर। इसके बाद है आपका निर्धारण करना का। निर्धारण यानी कि
निर्धारण कहिए या एक ही बात है संलग्न, ठीक है एक ही बात है। तो इसका 100 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी अभियोग चलाना। प्रोस्टिट्यूट मतलब अभियोग चलाना। मैथ का सॉल्यूशन देखते हैं। 100 के 100 क्वेश्चन आपने मिला लिया है। स्कोर एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप ने हमें मेरे क्लास को पसंद किया। मैथ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 86 का क्वेश्चन आप एक बार खुद से देख लें, मतलब जाता है तो निम्नलिखित में उनके मानों के अनुसार घटते क्रम में दिखाना था। तो ये देखिए सबका दशमलव निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसके बाद ऑटोमेटिक लगा देंगे, इसका डी हो जाएगा। 87 क्वेश्चन था क्या कि लूप संख्या को ज्ञात करना था। तो इसका तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, वहाँ से देखिए 17 + 18 + 35 होगा। इसका 35 का स्क्वायर कर लेंगे, 27 का स्क्वायर कर लेंगे, 23 का स्क्वायर कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। 88 का तो ये बहुत बड़ा रूल दे दिया, आसान से भी आप बना सकते हैं। a + b किसी कार्य को क्रम अलग अलग 10, 12 और 15 में करते हैं। a करता है 10, b करता है 15, b करता है 12, c करता है 15 में। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद a काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने में 3 दिन पहले b ने काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा देख सकते हैं। इस तरह से हम निकाल लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो x का 7 दिन आ जाएगा हमारा। काम तो अकेला क्या करेगा, c ही करेगा। 89 यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्गों का अंतर 56 है, वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक का ज्ञात कर दें। 13 और 15 माना प्रथम विषम पूर्णांक x है, दूसरा विषम पूर्णांक x + 2 है। प्रश्नानुसार देख लेंगे 56। इस तरह से हम निकालेंगे तो x = 13 यानी कि प्रथम पूर्णांक संख्या निकल जाएगा 13, दूसरा पूर्णांक संख्या निकल जाएगा 15। दोनों के वर्गों का अंतर क्या आ जाएगा 56। इस तरह से हम निकाल लेंगे। 90 क्वेश्चन है कि पानी का एक कंटेनर है 3/5 भाग भरा हुआ है। जब उसमें 38 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो वो सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है। 80 लीटर माना कंटेनर की कुल क्षमता x लीटर है। 3/5x - 38 = 1/8x। इस तरह से हम डिकोड करेंगे तो x = 80 लीटर आ गया था। हमारा जो क्षमता है 80 लीटर है, वो कंटेनर की कुल क्षमता। 91 एक घनाभ की भुजा 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। घनाभ को पिघलाकर एक घन को परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन निकाल लेंगे LBH। घन का आयतन AQ होता है, घनाभ का बराबर घन का आयतन, दोनों बराबर है तो AQ बराबर ये हो जाएगा। तो A का वैल्यू निकल गया 40 सेंटीमीटर और घन का TSA क्या होता है 6a²। इस तरह से हम वैल्यू डिकोड किए तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा। 92 कहता है कि 15:11 के अनुपात वाले दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF 13 है तो उनका लॉसा क्या होगा। तो देख सकते हैं मौसा x है तो इस तरह से हम निकालेंगे, लॉसा निकल जाएगा 2145। x = -2 है तो x - 1/x का मान क्या होगा। इसका देखिए x - 1/x का मान दिया गया, 1/x से निकल जाएगा 2 + √3। x = 2 - √3 है तो इस तरह से हम निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जा जाएगा 93 का -2 √3 आ जाएगा, -2 √3। 94 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि उस व्यक्ति को क्या कह रहा है कि यह उस व्यक्ति को कितने समय पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है। सापेक्ष चाल निकाल लेंगे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से निकाल लेंगे 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। समय बराबर दूरी बटा चाल। इस तरह से निकालेंगे, समय हो जाएगा हमारा 6 सेकेंड। 95 एक वस्तु को 15,000 रुपये में सूचीबद्ध किया गया है और 12% की छूट दी जा रही है। विक्रय मूल्य को 12,078 तक लाने के लिए दी जाने वाले अतिरिक्त छूट ज्ञात करें। 8.5% होगा इसका। पहली छूट के बाद वस्तु की कीमत निकाल लेंगे। पहले 15,000 का 88%, यह निकाल जाएगा 13,200। अतिरिक्त छूट यानी कि 13,200 - 12,078 करेंगे तो इसकल टू बटा 13,200 × 100 या 8.5% आ जाएगा। क्योंकि इसमें बेचना है तो अतिरिक्त छूट में कितना देना पड़ेगा, इसलिए दोनों का डिफरेंट किया। मैथ का क्वेश्चन हो गया, देखिए सोल्यूशन भी सारा हो गया है। प्रोस्टिट्यूट मतलब देखिए अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना होता है। एनसिक्योर मतलब संलग्न या परिशिष्ट होता है। ऑब्ल्यूशन मतलब होता है उन्मूलन समाप्त करना। एक्सक्यूज्ड मतलब होता है अभियुक्त या आरोपी। और एनोटेशन मतलब होता है टिप्पण या लेखन। और कैंटोनमेंट होता है यानी छावनी या कैंटोनमेंट। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, मिला लेंगे मतलब करेक्ट।
स्कोर जरूर कमेंट करिएगा तथा क्लास कैसे लगी ये बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। 15 सेट की 15 क्लास होगी।